पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की आला अदलिया को एक मैसेज दे दिया गया है कि जितनी भी जमानतें हो जाएं, जितनी भी केसेस के अंदर रिहाइयाँ हो जाएं, इमरान खान साहब जेल के अंदर ही रहेंगे, वो बाहर नहीं आ सकेंगे। ये मैसेज किसने दिया, कैसे दिया और क्या वाकई इमरान खान साहब अब बाहर नहीं आ सकेंगे, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और वो जो एक मिथ थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि जब भी इमरान खान साहब आते हैं तो बाहर से लोग डॉलर्स बहुत भिजवाते हैं, वो भी टूट चुकी है। और अब एक ऐसा फिनोमेना पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंस में आया है कि जिसके बाद ये साबित हो गया है कि पाकिस्तानी सिर्फ इमरान खान साहब की वजह से पैसे नहीं भेजते, यहाँ पाकिस्तान को पैसे भेजे जाते हैं। ये मिथ कैसे टूटा, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और अमेरिका ने 9 मई के ऊपर पाकिस्तान की सपोर्ट में बयान जारी कर दिया और इस बयान को इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ समझा जा रहा है। कैसे समझा जा रहा है ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि हमारी रिसर्च के मुताबिक 70% हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और यही सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, स्टेट जब ये फैसला कर लेती है कि किसी के ख़िलाफ़ कुछ करना है तो स्टेट को हराना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है और ख़ान साहब ये पंगा ले बैठे। और अब ऐसा लग नहीं रहा कि खान साहब बाहर आ पाएंगे। किसी एक केस में उनकी ज़मानत होती है तो कुछ नए केसेस उनके खिलाफ फिर खड़े हो जाते हैं। अभी भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अभी खान साहब जब हमें लग रहा था कि खान साहब की शायद ज़मानत हो जाए, वो बाहर अनकरीब हमारे सामने होंगे, उसी वक्त 3 बड़े केस उनके सामने दोबारा से आ गए। ये क्या केसेस हैं और इसमें उनके साथ क्या होने जा रहा है, ये डिटेल बताते हैं। अब फ़र्क है, 9 मई के रिलेटेड इमरान खान साहब के ऊपर बेशुमार मुकदमे हैं और 3 मुकदमात, एक मुकदमा तो जुना हाउस जो कोर कमांडर लाहौर थे उनके घर के ऊपर जो अटैक हुआ, जिसे कायद-ए-आज़म का घर भी कहा जाता है, तो उसके ऊपर इमरान खान साहब के ऊपर एक मुकदमा बना था। फिर अस्करी टावर है, उसके ऊपर अटैक हुआ था और उसका मुकदमा भी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ था। फिर शादमान थाना जो है उसके गिराव और जलाओ का एक मुकदमा था, उसके अंदर भी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक केस दर्ज हुआ था। फिर इमरान खान साहब के वकला ने इसके ऊपर ज़मानत करवा ली, जैसे बहुत ज़्यादा ज़मानतें हुई और इसके ख़िलाफ़ फिर ज़ाहिर गवर्नमेंट ने अपीलें की और पंजाब हुकूमत ने बिलखसूस अपील की। तो फिर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ये तीनों जो ज़मानतें थी वो चैलेंज की गई और कुछ दिनों पहले इसका फ़ैसला महफूज कर लिया गया था। कल शाम के वक्त ये फ़ैसला रिलीज़ कर दिया गया, जिसके बाद ये ज़मानतें मनसूख हो गई हैं और अब इमरान खान साहब जो हैं इन 3 मुकदमात के अंदर वो बाकायदा मुल्ज़म डिक्लेयर कर दिए गए हैं और अब ज़ाहिर पुलिस ने उनकी हाज़िरी भी लगाई, पहले से हाज़िरी लगाई हुई है। लिहाजा अब अगर इद्दत के जो केस है उसके अंदर अगर इमरान खान साहब की बरियत हो भी जाती है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि 12 जुलाई को जो डेडलाइन है, जो हाई कोर्ट की तरफ से भी डेडलाइन है, बल्कि 2 मरतबा हाई कोर्ट की तरफ से डेडलाइंस दी गई। पहले एक फ़ैसला हुआ जिसके अंदर ये कहा गया कि आपने जो एक फ़ैसला है वो आपने 10 दिन के अंदर करना है और जो मुकम्मल अपीलें हैं उनका फ़ैसला आपने 1 महीने में करना है। तो 12 जुलाई को वो महीना पूरा होगा। फिर उसके ख़िलाफ़ खावर मानिका साहब अदालत में गए और उन्होंने कहा जी कि ये जो आपने पाबंद कर दिया है लोअर कोर्ट को, ये ज़्यादती है, तो आप इसको ओपन करें ताकि अगर कानून जो है वो समझता है या अदालत ये समझती है कि ये फ़ैसला 2 महीनों में होना चाहिए, 3 महीनों में होना चाहिए, तो आप इसको अलाउ करें। ये मेरे इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है और जो मेरे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये उसके ख़िलाफ़ है कि आप पाबंद कर दें अदालत को। तो कल मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत में ये केस था, तो उन्होंने इस अपील को रिजेक्ट कर दिया और साथ ही जज साहब को कहा, जो अफसल मजोका साहब जो ये सुन रहे हैं, उन्हें कहा कि जी आपने 12 जुलाई तक ये फ़ैसला करना है। जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि अब इमरान खान साहब जो हैं वो रिहा हो जाएंगे और मुझे यूँ लगता है कि इसके अंदर इनकी बरियत हो जाएगी। उसकी वजह ये कि जब ये केस किया गया था तो इसके अंदर बहुत सारे लकूनास थे और वो ज़ाहिर उनके वकला जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बुशा बीबी के, इमरान खान साहब के, उन्होंने अदालतों के अंदर वो नुक्ते उठाए भी, जिसमें जो एक नुक्ता ये है कि जनाब जब शादी को 4 या 5 साल हो चुके हैं इमरान खान साहब के साथ बुशा बीबी के, तो खावर मानिका साहब को अब जाके ये याद आया कि बुशा बीबी की इद्दत पूरी नहीं हुई थी या उनका घर उजाड़ दिया गया था या वो बुशा बीबी से रजू करना चाहते थे। जबकि जब ये शादी 1 जनवरी 2018 को हुई थी तो फौरी तौर पे खावर मानिका साहब को अदालत में जाके उसका दरवाज़ा खटखटाना चाहिए था, लेकिन वो खामोश रहे
और जितना अरसा इमरान खान साहब इक़्तिदार में रहे, खावर मानिका साहब बुशरा बीबी से राब्ते में रहे, इमरान खान साहब से राब्ते में रहे, इनके बच्चे भी आते रहे, इनके बच्चे जाते भी रहे। बहुत सारी जगहों पे खावर मानिका साहब को और उनकी फैमिली को फ़ायदा हुआ, उन्होंने वो फ़ायदे उठाए। लेकिन जो ही इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई और उसके बाद स्टेट ने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई स्टार्ट की, तो फौरी तौर पे खावर मानिका साहब की गैरत जाग के उन्होंने कहा जी मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई। तो ये नुक्ता जो है ना बार बार उठाया गया। दूसरा एक नुक्ता ये उठाया गया कि इससे पहले इस नौयत का कोई केस किसी अदालत में नहीं आया और अदालत ने आज तक के इद्दत में निकाह के किसी केस के अंदर किसी को सज़ा नहीं सुनाई। तो ये एक मुनफरद किस्म का केस है। और तीसरा नुक्ता ये उठाया गया कि बुशरा बीबी की शादी 39 दिन बाद हुई और इस दौरान इद्दत पूरी हो चुकी और उन्होंने कोई ऐसा मैथमेटिक्स दिया सलमान अकरम राजा साहब ने कि जिसकी अदालत को कन्विंस करने की कोशिश की गई। अब खावर मानिका साहब जो उन्होंने गवाह पेश किए हैं वो कोई सॉलिड गवाह नहीं है, जैसे कि उनके मुलाजिम हैं और जब उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन हुई तो वो कोई ख़ास जवाब नहीं दे सके थे। फिर ओन चौधरी साहब थे जो ज़ाहिर खुद बड़ा लेट बोले, फिर मुफ्ती सईद साहब थे जो खुद बड़े लेट बोले। तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और केस बड़ी जल्दी भी किया गया था, इसका जो डिसीजन था वो नेचुरल नहीं था। तो अब ये सबका ख्याल ये है कि खावर मानिका साहब ये केस हार चुके हैं और अब यहाँ से इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को रिलीफ मिल जाएगा। तो अब ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है, रियासत को भी पता है, गवर्नमेंट को भी पता है कि यहाँ से अगर रिलीफ मिल गया तो इमरान खान साहब को जेल में नहीं रखा जा सकेगा, क्योंकि इनके ख़िलाफ़ 3 सज़ाएँ थीं। तोशा खाना के अंदर सज़ाएँ थी, वहाँ से इमरान खान साहब बरी हो चुके हैं। साइफ़र केस था, साइफ़र केस में इमरान खान साहब बरी हो चुके हैं और जो आखिरी सज़ा उनकी बची थी वो इद्दत में निकाह है। तो इससे भी अगर इमरान खान साहब को बरी कर दिया जाता है तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब तो बाहर आएंगे। तो उससे पहले ही रियासत ने यह बंदोबस्त कर लिया कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बहुत से केसेस हैं और उन केसेस के अंदर ये जो है इंसदाद दहशतगर्दी का केस, तो इसके अंदर इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी डाली जा चुकी है। तो इसके ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट ने या रियासत ने या गवर्नमेंट ने एक मैसेज दिया है अदलिया को भी और इमरान खान साहब को भी कि जनाब कुछ भी हो जाए आप बाहर नहीं आ सकते। एक केस ख़त्म होगा तो उसके बाद दूसरा केस स्टार्ट होगा और दूसरा केस अगर ख़त्म होगा तो फिर तीसरा केस स्टार्ट होगा। आपके ख़िलाफ़ इतने ज़्यादा केसेस आएंगे कि हर केस के अंदर आपको सज़ा भुगतना पड़ेगी और उसके बाद अगर आप हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट से भी आपको रिलीफ मिल जाता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम, सुप्रीम कोर्ट से भी अगर आपको रिलीफ मिल जाता है तो फिर भी एक नया केस होगा जिसके अंदर आपकी गिरफ़्तारी डाली जाएगी और आपको जेल के अंदर रखा जाएगा। तो एक क्लियर मैसेज है कि जनाब अगर अदलिया कुछ भी कर ले, किसी न किसी जगह से रिलीफ मिल भी जाए, UN का वर्किंग जो ग्रुप है वो भी आपके हक़ में फ़ैसला दे दे, अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान से भी आपके हक़ में करारदाद पास हो जाए, तब भी रहेंगे आप जेल में। तो मेरा ख़्याल है ये कल जो मैसेज दिया गया बड़ा क्लियर एंड लाउड है और इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। रास्ता सिर्फ एक ही है कि आपको सियासतदानों के साथ बैठना चाहिए और सियासतदानों के साथ बैठ के फिर आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामलात को दुरुस्त करें, फिर ही इमरान खान साहब सियासत कर सकते हैं। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब का जोर चलने दिया जाएगा। चौधरी साहब, आपने मुफ्ती सईद साहब का इंटरव्यू किया था, आपके नॉलेज के मुताबिक ये जो इद्दत में निकाह केस है, क्या ये केस दुरुस्त है? क्या वाकई इद्दत पूरी हुई है? मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब से गलती हुई है और बुशरा बीबी से भी हुई है। पता नहीं किस चीज़ की जल्दी थी उन्हें। जो उस ज़माने में मैंने रिसर्च की थी 2018 में, तो उस वक्त ऐसे महसूस होता था कि बुशरा बीबी का ख्याल ये था कि अगर इमरान खान साहब अब थुड़क गए, अब निकल गए, तो किसी न किसी से मशवरा करेंगे तो लोग बहुत ज़्यादा यलगार करेंगे इमरान खान साहब के ऊपर और फिर ये शादी नहीं हो सकेगी। लिहाजा उन्होंने इमरान खान साहब को सोचने का टाइम नहीं दिया और ख़ान साहब को घेरने का तरीका यही होता है कि आप उनको मजबूर कर दें, कॉर्नर कर दें ताकि वो सोच ना सकें, और जब वो सोचते नहीं हैं तो फिर इस टाइप का फ़ैसला करते हैं। तो फौरी तौर पे जो मुफ्ती सईद साहब का भी कहना है कि बस जी बुशरा बीबी ने उनसे कहा था कि एक ही रात के अंदर आपने ये फ़ैसला करना है, नहीं तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकेंगे। तो ये रातों रात ये फ़ैसला हुआ और जब ये ओन चौधरी साहब को और जुल्फ़ी बुखारी साहब को भी बताया गया था, इमरान खान साहब ने एक दिन पहले बताया था कि आज रात हमने यहाँ से निकलना, सुबह मेरा निकाह बुशरा बीबी के साथ, तो वो दोनों भी परेशान हो गए थे। और उसके बाद जब मुफ्ती सईद साहब को लिया तो मुफ्ती सईद साहब को कतई ये पता नहीं था कि लाहौर में मैं कहाँ किसके साथ इमरान खान साहब का निकाह पढ़ाने जा रहा हूँ। तो जब बुशरा बीबी उनके सामने बिठाई गई तो वो उनको नहीं जानते थे, ना ही उन्हें इनके बैकग्राउंड का पता था। तो बहरहाल वहाँ पे निकाह हो गया। उसके बाद फिर इद्दत का पता चला। जब इद्दत का पता चला तो इमरान खान साहब को साथियों ने मशवरा दिया कि जनाब ये तो आप फंस जाएंगे। और उस वक्त जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद साहब भी इनके साथ राब्ते में, तो उन्होंने भी कहा कि भाई ये तो आपने गलती कर दी है, यहाँ तो
जो इस्लामिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा तगड़े हैं और ये ना हो कि आपके लिए कोई प्रॉब्लम बन जाए और आपके कत्ल का फतवा जारी हो जाए, तो बेहतर है कि आप इस मामले को सेटल कर लें। तो इमरान खान साहब ने फिर 18 फरवरी को दोबारा निकाह किया, जिससे उन्होंने मामलात को सेटल किए। तो ये एक इसकी बैकग्राउंड है। और मुफ्ती सईद साहब जो वो तस्लीम करते हैं कि मैंने 2 निकाह पढ़ाए, 2 निकाह करवाए थे, ठीक है, लेकिन ये अदालत तस्लीम करने को तैयार नहीं। अभी वो जो कानूनी तौर पे ना उनका जो पहला निकाह है उसका निकाह नामा नहीं है किसी जगह पे, बल्कि कभी वो कह देते हैं पहले निकाह है, कभी कहते हैं दूसरा निकाह हुआ है। तो वो एक उन्होंने कन्फ्यूजन क्रिएट किया हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। ठीक है, अब नाज़रीन चलते हैं अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ। इमरान खान साहब की ये पीटीआई की सबसे बड़ी यूएसपी, सबसे बड़ी ताकत रही है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, और ओवरसीज़ से जो उन्हें हेल्प मिलती है, जो वो प्रोपोगंडा का वर्ड तो शायद मैं यूज़ नहीं करना चाहूँगा कि आप ये समझें कि उनके लिए वहाँ पे जो लॉबिंग की जाती है, ये दोनों चीज़ें अब कमज़ोर होती नज़र आ रही हैं। इसके पीछे दर हकीकत वजूहात क्या हैं, आपको डिटेल से बताते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन रेमिटेंस आती है ना, उसका उसकी एक बैकग्राउंड है। पहले तो यही ज़हन में रखो कि जितनी भी ईदैन होती है ना, उससे पहले पाकिस्तान के अंदर फॉरेन रेमिटेंस बढ़ जाती हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जितने एक्स पाकिस्तानी हैं या वो पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर हैं, वो अपनी फैमिली को पैसे भिजवाते हैं, और जब पैसे भिजवाए जाते हैं तो ज़ाहिर पाकिस्तान के ख़जाने के अंदर डॉलर्स आते हैं। और एक तो ये है, और ये इमरान खान साहब का दौर हो, आसिफ अली ज़रदारी साहब का दौर हो, मियां नवाज शरीफ साहब का दौर हो, अब मियां शहबाज शरीफ साहब का दौर हो, ये इक्वल है। एक चीज़ आप ज़हन में रखो। दूसरा ये है कि जो एक्स पाकिस्तानीज़ हैं उनका पाकिस्तान के साथ भी एक बॉन्ड है। वो अपने पाकिस्तान को, अपने मुल्क को डूबता हुआ नहीं देख सकते। और इसके साथ साथ उन्हें पता है कि पाकिस्तान के अंदर उनका जो सरमाया है वो बाहर के मुकाबले में ज़्यादा सेफ़ है। यहाँ पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है प्रॉपर्टी वगैरह में, तो जैसा जंप लगता है ना, वो यूरोप और अमेरिका के अंदर नहीं लगता। वहाँ पे टैक्सेस भी बहुत हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप फॉरेन रेमिटेंस भिजवाते हैं और उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें खरीदते हैं तो आपको टैक्स इम्यूनिटीज़ भी हासिल है, और कोई शख्स आपसे ये भी नहीं पूछ सकता कि आपने ये पैसे कहाँ से भेजे। तो इसका फ़ायदा उठाते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी। तो जून 2024 के अंदर इमरान खान साहब का रिकॉर्ड टूट गया, बल्कि 40% ज़्यादा लोगों ने पैसे बाहर से भेजे हैं। और उसकी वजह यह भी हो सकती है कि आगे ज़ाहिर ईद थी और ईद से पहले लोग यहाँ पे भेजते, बल्कि आप ज़हन में रखिएगा कि ईदों से कबल जो पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स है और यूरोस का जो रेशो है, वो जो प्रॉफिट है या जो मार्जिन है वो कम हो जाता है, और उसके बाद फिर दोबारा डॉलर और यूरोस महंगे हो जाते हैं, क्योंकि हर जो मनी चेंजर है उसके पास बहुत यूरोस होते हैं, बहुत डॉलर्स होते हैं। तो एक महीने का फिनामना है, उसमें 44% फ़र्क आया है, और ये मेरा ख्याल है एक गवर्नमेंट के लिए खुश आइंदा। 2023 से 2024 तक बहुत क्लियर कट फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। जून 2023 और जून 2024 में फ़र्क है जी, ये है। और अल्लाह करे कि जो हमारे एक्स पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो इसी तरह रेमिटेंस भिजवाते रहें ताकि पाकिस्तान की जो इकानमी है वो तगड़ी हो। ये ज़हन में रखें कि जो बाहर से पैसे हमें आते हैं पाकिस्तानियों की तरफ से, वो हमारी एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा है, और ये बहुत बड़ा जो हमारे लिए एक रीढ़ की हड्डी है इकनॉमिकली, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। तो मतलब खान साहब ये सोचना छोड़ दें कि ये पैसे उनकी वजह से, बल्कि इमरान खान साहब जब गए थे तो उन्होंने पाकिस्तानियों को रोका था कि आप बाहर से पैसे ना भेजें पाकिस्तानी ख़जाने में, बल्कि उनके तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं और तकरीरें भी हैं, लेकिन इसके बावजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानी भिजवा रहे हैं, क्योंकि वो पार्टी से बालातर होकर अपने पाकिस्तान के, अपने मुल्क की खिदमत करना चाहते। दूसरी उनकी फैमिली है यहाँ पे, अगर वो पैसे नहीं भेजेंगे तो उनकी वालदा ज़िंदगी कैसे गुजारेंगी, उनके वालिद कैसे गुजारेंगे, उनके बहन भाई और बाज़ लोग जो हैं उनके बीवी बच्चे यहाँ पे, तो वो कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे। दूसरा ये याद रखें, जो फॉरेन रेमिटेंस है ना, वो सबसे ज़्यादा अरब मुल्कों से आती है, क्योंकि वो हमारा जो गरीब तबका है जो वहाँ पे मजदूरी करता है, वो ज़्यादा मकदार में, तादाद में गया हुआ है। जो यूरोप और अमेरिका से है, वहाँ से इतना पैसा नहीं आता जितना अरब मुल्कों से आता है। तो 90% रेमिटेंस जो है उसका मरकज़ जो है वो अरब मुल्क हैं, और ये गरीब लोग हैं जो 100, 200, 300 डॉलर या 500 डॉलर भेजते हैं, और उससे फिर पाकिस्तान का ख़जाना मजबूत होता है। तो बेसिकली तो थैंकफुल होना चाहिए उन मज़दूरों का कि जो सऊदी अरब जैसे मुल्क के अंदर, जहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है, वहाँ पे काम करके पाकिस्तान के अंदर सरमाया भिजवाते हैं। चौधरी साहब, अमेरिका में दफ्तर ख़ारजा की तरफ से बयान आया कि 9 मई की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की हम मज़म्मत करते हैं, उनकी हम हिमायत नहीं कर सकते। इससे किस तरह से देखते हैं? अब देखें, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ऐवान नुमाइंदगान के अंदर जो करारदाद पास हुई थी, उसको फिर जो UN का वर्किंग ग्रुप है उसकी जो करारदाद थी या उसकी जो रिपोर्ट थी उसका प्राइड लेती है, और उसको उन्होंने नथी किया कि जनाब ये 9 मई जो है, क्योंकि हमारे ख़िलाफ़ 9 मई के मुकदमात बने हैं और उसी में इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया है, उसी में हमारी पार्टी को नुकसान पहुँचाया गया है, तो उसको रिजेक्ट कर रही है, अमेरिका रिजेक्ट कर रहा है और UN रिजेक्ट कर रहे हैं। तो जब ये सवाल वहाँ पे उठाया गया तो उसके बाद 9 मई का ज़ाहिर फिर जवाब बनाया गया, तो उस पर फिर जो उनके दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान हैं
उन्होंने इसे कहा कि जनाब हम इस चीज़ की हमायत नहीं करते, क्योंकि अमेरिकन भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला होगा या अस्करी टावर्स को जलाया जाएगा या जिना हाउस के ऊपर अटैक होगा, तो उसको कोई मुल्क भी तस्लीम नहीं कर सकता। आप पॉलिटिक्स ज़रूर करें, लेकिन इस लेवल तक ना जाएं कि आप अपने इदारों को आग लगाना शुरू कर दें या उसको तोड़ना फोड़ना शुरू कर दें। तो अमेरिका जो गवर्नमेंट है उसने एक अपनी वाज़ेह पोजीशन ले ली है। अब इसके अंदर 3 पोजीशन है अमेरिका के अंदर। एक कांग्रेस की पोजीशन है जिसके अंदर 368 जो उनके कांग्रेसमैन हैं उन्होंने करारदाद पेश की और बड़ी तगड़ी करारदाद पेश की। दूसरा जो यूएन का वर्किंग ग्रुप है उसकी करारदाद है, और अब ये तीसरा वर्जन गवर्नमेंट की तरफ से है। और गवर्नमेंट जो स्टेट है, अमेरिकन स्टेट है, वो ये कह रही है कि जनाब अगर 9 मई जैसे वाक़यात होंगे और उसके अंदर तशद्दुद किया जाएगा तो अमेरिका उसकी सपोर्ट नहीं कर सकता। तो ये मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है, बुरी खबर है। और अब इसको समझना चाहिए इमरान खान साहब को कि स्टेट जो पाकिस्तानी स्टेट है उसका स्टेट लेवल पे अमेरिका के साथ एक रिलेशन डिफरेंट है, और वहाँ पे जब ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे अमेरिकन की राय मुख्तलिफ हो जाती है। पिछले दिनों यहाँ से कोई साहब गए भी थे जिनके जहाज़ का बड़ा शोर था। वो वैसे तो उन्होंने कह दिया कि आर्मी चीफ़ यहाँ से गए, जबकि आर्मी चीफ़ यहाँ पे कोर कमांडर मीटिंग्स में मसरूफ़ थे, वो नहीं थे। लेकिन एक जहाज़ यहाँ से था जो अमेरिका गया था। अब वो उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है कि कौन सा जहाज़ गया, तो उसमें कौन साहब गए थे। तो मेरा ख्याल है यहाँ से भी लोग गए हैं, उन्होंने जाके अमेरिकन गवर्नमेंट को समझाया कि आप ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि इससे तो हमारे ताल्लुकात ख़राब होंगे और इससे पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट चलाना इतना आसान काम नहीं होगा, तो इसका इज्तिमाई तौर पर नुकसान होगा। तो मेरा ख्याल है शायद ये उस लॉबिंग का नतीजा है कि अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से एक रद्द-ए-अमल आ गया। नाज़रीन, आपने आज का व्लॉग सुना, यकीनन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।